everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 11, class 12 NCERT updated syllabus. उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो है। देखो बच्चों, चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी और उसका प्रिंसिपल और उसका प्रोसेस क्या होता है। इस चैप्टर को इजीली समझने के लिए हम लोग इसे 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है। सेकेंड वीडियो जो होगी वो हमारी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में होगी और लास्टली हम लोग प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को देखेंगे। तो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्निक है जिसके ज़रिए हम ह्यूमन वेलबींग, ह्यूमन के यूज़फुल के लिए प्रोसेस मतलब ह्यूमन के इस्तेमाल के लिए अच्छी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इन दिस सेंस मेकिंग, जैसे कि हम लोग दूध बनाए, दही बनाए, मिल्क कर्ड बनाए या फिर वाइन हुआ, ये जितने भी चीज़ें हैं माइक्रोब्स मेडिएटेड हुआ, ये सब किस में आता है? बायोटेक्नोलॉजी में ही आता है। हालांकि इसका कुछ रेस्ट्रिक्टेड सेंस भी है अभी के टाइम पे। क्या भाई? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी इसी के थ्रू बनते हैं, लार्ज स्केल पे बनते हैं। मेनी अदर प्रोसेस है इस टेक्निक का जिसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होता है, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ, टेस्ट ट्यूब बेबी जो भी के टाइम पे होता है वो, या फिर सिंथेसाइजिंग अ जीन को अगर बनाना हुआ, या फिर डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन, या फिर करेक्टिंग अगर डिफेक्टिव जीन, अगर मान लो कोई जीन डिफेक्टिव हो गया तो उसको ठीक करना, ये सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसके अंदर हम लोग नई नई चीज़ें करते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करने की जो साइंस है दैट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी का वो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इज़ EFB, उसने एक डेफिनेशन दिया था बायोटेक्नोलॉजी का कि encompasses both traditional view and modern molecule बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में EFAB ने एक रूल दिया था, मतलब एक डेफिनेशन दिया था जिसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं। कहता है कि ये लाइन आपको याद होना चाहिए। देखो बच्चों, ये लाइन याद कर लेना क्योंकि ये लाइन से कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। अगर तुम MCQs बनाते हो तो मिला भी होगा। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल, पार्ट, मॉलिक्यूल एनालॉग्स फॉर प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, ये इसका मेन डेफिनेशन है। आपको ये एज डिटो आपको ये याद होना चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं जो कि हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें बेसिकली हम लोग को देखना है 2-3 तरह का होता है कि अमॉन्ग 2 कोर टेक्निक जो कि अभी के टाइम पे है बायोटेक्नोलॉजी का, वो है, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसा टेक्निक है? तो टेक्निक टू अल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को अल्टर करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग उसकी केमिस्ट्री को अल्टर्ड करते हैं एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, और साथ ही साथ फिनोटाइप वगैरह भी होस्ट का, जिसकी वजह से चेंज हो जाता है। और दूसरा जो था मैंने जिसको केमिकल कहा था दैट इज़ मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, यानी कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन, एम्बियंस, यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है कि अनेबल टू ग्रोथ ओनली द डिज़ायर मॉलिक्यूल या यूकैरियोटिक लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग था, दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम अगर बात करें तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस लाते हैं, और जो केमिकल इंजीनियरिंग है इसमें हम लोग केमिकल्स को यूज़ करते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक हुआ, वैक्सीन, एंजाइम बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो, नाउ अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्चुअल बेसिस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल, यानी कि सेक्शुअल और एसेक्सुअल में अगर तुम्हें कोई बोले कि कौन ज़्यादा एडवांस है तो ऑफकोर्स सेक्शुअल एडवांस है।
द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, क्यों एडवांस है, क्योंकि जो पहला वाला यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशन के लिए अपॉर्चुनिटी देता है एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक सेटअप का, जिसकी वजह से वेरिएशन होता है, इसलिए इसको माना गया है। सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल ऑफ टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन, यानी कि कुछ हो सकता है कि बेनिफिशियल हो ऑर्गेनिज्म के लिए। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्रिजर्व करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, यानी कि इस तुमने पढ़ा होगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें जाना होगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है वो प्रिजर्व रहता है, वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, एज इट इज़ पास आउट हो जाता है। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो परमिट वेरिएशन। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीड्यूर यूज इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग very often lead to inclusion and multiplication of undesired gene along with the desired gene, यानी कि जो अगर पुराना ट्रेडिशनल हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो जीन हमको पसंद है और जो नहीं पसंद है वो भी पास आउट हो जाता है, ठीक, किसमें होता है, एसेक्सुअल में। द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो टेक्निक है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेट डीएनए आता है, यूज़ ऑफ जीन क्लोनिंग होता है, जीन ट्रांसफ़र होता है, ओवरकम दिस लिमिटेशन, इस यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए से क्या करोगे कि तुम अपना मतलब डीएनए चेंज डीएनए के अंदर रिकॉम्बिनेशन करा सकते हो, जीन को ट्रांसफ़र करा सकते हो, तो ये लिमिटेशन हट जाता है किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। एंड अलाउ टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन सेट ऑफ डिज़ायर जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग, मतलब ये हुआ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम लोग जिस चीज़ का जीन हमको चाहिए, मान लो कि हमको आलू के अंदर जो क्वालिटी चाहिए तो वो क्वालिटी के लिए जो जीन मौजूद है वो जीन हम उस आलू के अंदर डाल देंगे तो हमको जो आलू मिलेगा वो उसी क्वालिटी का मिलेगा जैसा हमको पसंद है। लेकिन ऐसे जो ट्रेडिशनली उगता है तो उसमें तो वैसा कुछ नहीं रहेगा, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें रहेंगी, कुछ ख़राब चीज़ें रहेंगी। तो ये एक फ़ायदा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। दूसरा है कि डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए, यानी कि अगर किसी पीस ऑफ डीएनए को तुमको दे दिया जाए तो उसका क्या हो सकता है, उस पीस ऑफ डीएनए का तुम क्या करोगे, विच इज़ सम हाउ ट्रांसफ़र इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म, और अगर इसको किसी तरह से एलियन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो क्या होगा, मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर किसी प्रोजेनी से, अगर किसी नए सेल में किसी पुराने डीएनए को, यानी कि एक ये सेल है इसका तुमने डीएनए निकाला, ये मान लो डीएनए है, और एक पुराना सेल है, ये मान लो नया सेल है, इसके अंदर अगर इसको डाल देते हो तो ये जो डीएनए का जो तुम पीस लाए हो ये डीएनए का पीस ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेगा अभी आगे देखेंगे, ठीक है। देखो अगर मान लो कि उसमें डाल दिया तो उसको कुछ नहीं होगा। इसके अलावा व्हेन इट गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ रेसिपिएंट, लेकिन अगर तुम उस सेल के, यानी कि ये सेल है इसका तुमने डीएनए निकाला, ये वाला डीएनए है, और एक दूसरा सेल है, मान लो ये वाला सेल, ठीक है, इसके अंदर तुमने इस डीएनए को ला करके ऐसे छोड़ दिया। लेकिन अगर ये डीएनए तुम ये इस वाले डीएनए के, ये तो पहला वाला डीएनए था, ठीक है, और ये इसके डीएनए के साथ अगर तुम मैच कर दे रहे हो, वही चीज़ देखो लिखा हुआ है कि अगर तुम गेट इंटीग्रेटेड विद जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट इट मे मल्टीप्लाई एंड गेट इनहेरिटेड फ्रॉम विद द होस्ट, यानी कि तब वो होस्ट के साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा सकता है। दिस इज़ बिकॉज एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो एलियन पीस था वो अब क्रोमोसोम का पार्ट हो गया, विच हैज़ द एबिलिटी टू रिप्लिकेट, जिसके अंदर ये एबिलिटी आ गई कि वो रिप्लिकेट कर सके। इन ए क्रोमोसोम देयर इज स्पेसिफिक डीएनए, क्रोमोसोम के अंदर एक खास तरह का, देखो क्रोमोसोम यही है, ठीक है, इस क्रोमोसोम के अंदर खास तरह का डीएनए होता है। डीएनए का मतलब सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं, यानी कि डीएनए के अंदर एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रिप्लिकेशन, जो कि वही चीज़ लिखा हुआ है। देयरफॉर द फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी alien piece of DNA in an organism it need to part of chromosome which has a specific sequence known as origin of replication। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक डीएनए, एक सेल है इसका तुम डीएनए निकाले, ये कोई दूसरा सेल है, ठीक है, इसके अंदर अगर तुमको इसका डीएनए डालना है तो ये इसका डीएनए इसके अंदर तभी मल्टीप्लाई करेगा जब इसके डीएनए को इसके डीएनए के साथ तुम कंबाइन करा दो। और कंबाइन कराने के लिए भी एक खास जगह होता है, इस डीएनए के अंदर आपको एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जिसको हम लोग ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। ये ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन वैसा जगह होता है जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देयरफॉर वही चीज़ देखो यहाँ पे था
thus alien DNA is linked with the origin of replication so that this piece of DNA can replicate and multiply itself host organism, यानी कि ये जो piece of DNA है वो अब host organism के अंदर multiply करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, this can also be called cloning या फिर making multiple identical copy of any template DNA। ठीक है, इसको हम लोग क्लोनिंग भी बोल सकते हैं या फिर मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपी, यानी कि एक मल्टीपल यानी कि बहुत सारे आइडेंटिकल एक जैसे कॉपी बना सकते हैं उस टेम्पलेट डीएनए का, यानी कि जो आपने डीएनए स्टार्टिंग में लिया था। इसके अलावा लेट अस नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। चलिए देखते हैं कि पहला जो इंस्टेंस होता है कंस्ट्रक्शन आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का, वो क्या है। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्जेस फ्रॉम पॉसिबली ऑफ लिंक अ जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस विथ नेटिव प्लाज्मिड, यानी कि प्लाज्मिड के साथ आपको उसको मिलाना पड़ेगा। प्लाज्मिड क्या होता है बच्चों, तो प्लाज्मिड ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, यानी कि ये मान लो एक सेल है, सेल के अंदर एक ऐसा मतलब क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है इसको मान लो प्लाज्मिड बोलेंगे। ये सर्कुलर होगा, पहला तो ये कि ये सर्कुलर होगा। ठीक है, देखो सर्कुलर है। दूसरा है कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेटेड, यानी कि खुद से रेप्लिकेट करेगा, प्लाज्मिड का ये फीचर है। दूसरा ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यानी कि सेल के अंदर एक ऐसा डीएनए प्रेजेंट है जिसका सर्कल जो देखने में गोल है खुद से रिप्लिकेट कर सकता है, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, यानी कि ये क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है, साल्मोनेला टाइफाई में। मान लो ये अभी हम बात करें साल्मोनेला टाइफाई की। ठीक है, स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from plasmid which is responsible for conferring antibiotic resistance। यानी कि 1972 में दो वैज्ञानिक जिसका नाम था स्टेनले को और रॉबर्ट बॉयर ने पहली बार कट किया था डीएनए को और एक पीस ऑफ डीएनए को निकाला था। ठीक है, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय द स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल बाय द डिस्कवरी ऑफ, यानी कि ये उन लोगों ने किस चीज़ से काटा था उसको, तो वो चीज़ 90 उस टाइम जिस मॉलिक्यूलर सीजर से उन लोगों ने काटा था, जिसका नाम उन लोगों ने रखा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसी कैंची है जो डीएनए को एक ख़ास जगह से काटती है। बायोटेक्नोलॉजी में यही इसका मेन पॉइंट था, द कट पीस ऑफ डीएनए। और जो नया वाला आपको कट पीस मिला डीएनए का, देन लिंक्ड विद द प्लाज्मिड ऑफ डीएनए, और फिर प्लाज्मिड ऑफ डीएनए के साथ उसको मैच कराइए। दिस प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज अ वेक्टर। ये जो प्लाज्मिड डीएनए है वो वेक्टर की तरह एक्ट करेगा एंड ट्रांसफ़र कर देगा डीएनए को। एंड एज यू प्रोबेबली नो द मॉस्क्यूटो एक्ट एज ए इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफ़र मलेरिया पैरासाइट इनटू द ह्यूमन। मतलब तुमको पता है ना कि मॉस्क्यूटो जो होता है वेक्टर की तरह काम करता है मलेरिया पैरासाइट में, उसी तरह यानी कि मलेरिया पैरासाइट में देखो ये क्या कहना चाहता है कि जिस तरह मलेरिया पैरासाइट को एक जगह से यानी कि ह्यूमन से के अंदर लाने के लिए मॉस्क्यूटो जिम्मेदार होता है, उसी तरह ए प्लाज्मिड कैन बी यूज एज अ वेक्टर टू डिलीवर एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। उसी तरह जो प्लाज्मिड होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है एलियन पीस ऑफ डीएनए को और होस्ट ऑर्गेनिज्म में लाने के लिए। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जीन, यानी कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आप जो लिंक कर रहे हो विद द प्लाज्मिड वेक्टर, जो प्लाज्मिड वेक्टर्स के साथ पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। एक एंजाइम है यानी कि काटने का काम कर रहा था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और जोड़ने का काम कर रहा है डीएनए लाइगेज विच एक्ट ऑन द कट डीएनए। वो कट डीएनए के ऊपर काम करेगा और ज्वाइन कर देगा उसके एंड को। दिस मेक अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। देखो क्या मतलब हुआ, ये मान लो ये प्लाज्मिड है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। ये मान लो प्लाज्मिड डीएनए है, ये नया वाला डीएनए है, ठीक है। इसको काट, ये वाला डीएनए मान लो यहाँ से आया है, ठीक है। ये वाला डीएनए इसका पार्ट है, ठीक है। इसके ऊपर एक इस तरह से काट करके काटा गया, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, यही नहीं यहाँ पे आया है। तो ये जो काटने का काम कर रहा है ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये जब कट गया तो ये वाला डीएनए को यहाँ पे लाके जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या होगा, तो जोड़ने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ वाला को आप मिटा दीजिए इस तरह से, ठीक है। ये मिट गया। और अब
ये वाला जो डीएनए है, जो ग्रीन वाला है, आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो इसको आप ला करके इस तरह से यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो जोड़ने का काम कर रहा है, इसी को, ये जो जोड़ने वाला जो काम कर रहा है, ये डीएनए लाइगेज का ये काम है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखो, व्हेन डीएनए इज ट्रांसफर इनटू द इस्चेरिचिया कोलाई, जब ई कोलाई के अंदर आप इस डीएनए को ट्रांसफ़र करेंगे तो जो बैक्टीरिया होता है क्लोजली रिलेट टू ई कोलाई जो है वो साल्मोनेला के जैसा ही होता है। इसको रिप्लिकेट, वो रिप्लिकेट करेगा अपने होस्ट डीएनए में और इस तरह से मल्टीपल कॉपी वो फिर वो बनाएगा। और द एबिलिटी ऑफ मेंटेन मल्टीप्लाई कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन द ई कोलाई वाज कॉल्ड कॉलोनी ऑफ क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि क्लोनिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा है कुछ आइडेंटिफिकेशन आपको पढ़ना है यहाँ पे कि यू कैन हेंस इन्फर द बेसिक स्टेप जेनेटिकली मॉडिफाइंग का ऑर्गेनिज्म का कुछ स्टेप होता है, जैसे कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन होना चाहिए, कि आपको पहचानने आना चाहिए कि जो डीएनए है, डिज़ायरेबल जीन को आपको पहचानने आना चाहिए, जो जीन आपको डीएनए आपको चेंज करना है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट सेल और मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ये तीनों चीज़ आपको आना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज़ गोइंग टू बी टूल्स एंड